हमने पहले ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर ली है। कल के लेक्चर में जितनी बातें हमने डिस्कस की वो सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई है? वहाँ पे आपका कोई सवाल, कोई और डाउट? ऐसे कुछ बच्चों के कुछ कल ही डाउट आए थे तो हमने वो कल ही डिस्कस कर लिए थे। इफ यू आर नॉट फीलिंग बेटर यू कैन सिट इन अदर क्लासरूम एंड यू कैन टेक रेस्ट। आज हमें डिस्कस करनी है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हमने यहीं पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ की थी और उसको हमने अच्छे तरीके से डिटेल में समझा कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करती है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होने के बाद, मतलब ऐसे काम खत्म नहीं होता कभी, हम आगे की जो जर्नी है स्पर्म्स की या जो मेल गैमेट की फीमेल बॉडी में से फिर आगे कैसे कैसे प्रोसेस होगी, आगे पूरे प्रोसेस को समझेंगे बर्थ लेने तक यानी पार्चुरेशन तक। अब इसके लिए हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए उसकी डायग्राम समझी, सीक्वेंस समझा, हर एक चीज़ डिटेल में जानी, ऐसे हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। अब यार यहाँ पे देखो, ये जो आपको सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है, दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें सबसे पहले आपको नोट करना है पेयर ऑफ ओवरीज को। आप दोनों तरफ देखोगे ऐसा, ये हाथ जैसा ऐसे पकड़ा हुआ लगता है, वो नहीं होता, ठीक है, ये ओविडक्ट होता है। खैर, तो ये ओवरीज, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये ओवरी है। ओवरी इज बेसिकली अ प्लेस वेयर एग सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विच इज अ फीमेल गैमेट। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टेस्टिस को देखा, वहां पे स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस किया जा रहा था। कल तो नहीं था कुलदीप जब मैंने ये पढ़ाया। और फिर हमने देखा कि आगे फिर वो ग्लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाकर के आगे रेटे टेस्टिस को मिलते थे, फिर जाकर के रेटे टेस्टिस के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से होते हुए वास एफरेंशिया, फिर इपिडाइडेमिस, फिर वास डेफरेंशिया, फिर उसके बाद जो है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है, जो कॉमन होती है मेल और फीमेल में, पता है। और आगे फिर बढ़ते हुए कॉमन यूरिनोजेनिटल पाथ से होते पेनिस से जो है बाहर निकलेगा स्पर्म। इस तरीके से हमने स्पर्म्स की पूरी जर्नी को समझा था। यस और नो? अब वही जो स्पर्म सेल्स है, जो मेल गैमेट्स है, उसके बाद आगे उनका क्या होगा वो हमें आज जानना है। जिसके लिए हम बखूबी समझते हैं कि यार ये जो स्पर्म सेल्स है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस अगर होनी है तो ये जो स्पर्म सेल्स ये फीमेल बॉडी में जाएंगे, और कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, ये हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, दोहराना नहीं चाहता हूँ। सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्स वगैरह, ठीक है, सब चीज़ें आप जानते हो, हमने डिस्कस किया भी है। अब ये पेनिस जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा, जिसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ इंटरकोर्स जो स्पर्म्स पेनिस से बाहर निकलेंगे, यानी कि जो मेल गैमेट्स आगे वो निकलने हैं, वो इस यूटेरस से होते हुए आगे ट्रांसफर होते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में पहले समझो होता क्या है। ये सबसे बाहर की तरफ जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, विच इज कॉल्ड एज वजाइना, is not only the thing that you imagine. The main part which is visible, okay, as a female reproductive genital या genitalia is vulva. उसको क्या बोलते हैं? vulva बोलते हैं। And with the opening of it, when you go inside little bit, then that place is called as vagina or vaginal opening. The penis is supposed to be go through this opening, which is vaginal opening, okay. Vulva is the outer appearance, vaginal opening is the place through which the penis should go inside, and
यहां से आगे आप देखोगे इधर के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस नजर है आपको। ये एक अलग स्ट्रक्चर, यहां से एक अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। यहां से जो स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, इस पार्ट के आगे बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं? है ना, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर शेप आप देख पा रहे हो, राइट? बैठ जल्दी, बैठ जल्दी, चलो बेटा वेस्ट मत कर। फिर अब यहां पे जो डायग्राम बनाई है, ये बेसिकली सेक्शन कट करके दिखा है कि यहां पे कैसे दिखता है, यहां पे कैसे दिखता है। असल में पूरा एक कवर्ड, यू कैन से, एक कैनल जैसा होता है, ठीक है, एक पैसेज जैसा होता है। और वहां पे वजाइना, फिर यूटेरस, फिर आगे दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब, ऐसा पूरा रास्ता बना हुआ है, ठीक है? समझ पा रहे हो? ये पूरी जर्नी स्पर्म्स की आगे यूटेरस में कैसे एक फर्टिलाइज होने तक चलती है, इसका वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैंने आपको वादा किया कल बताऊंगा, ठीक है? जस्ट वेट फॉर दैट, विल शो दैट वीडियो ऑन द बोर्ड। प्रोजेक्टर की मदद से आज अपन देखेंगे, लेकिन उसके पहले चीजें जान तो ले, है ना, अच्छे से। जो स्पर्म की जर्नी है वो यहां से आगे, यूटेरस से आगे, ये जो दो ट्यूब्स आपको नजर आ रही है, एक यहां से जाती हुई, एक यहां से जाती हुई, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, यहां पे ओविडक्ट लिखा है, वो भी उसी का नाम है, ठीक है? जो एग है वो तो ओवरी में है, तो क्या स्पर्म सेल सर ऐसा ट्रैवल करके यहां पे ओवरी में जाएगा फर्टिलाइज करने के लिए एग को? तो आपको लगता होगा हाँ यहां तक पहुंच जाएगा फिर जाके, तो ऐसा नहीं होता है, ओके? जो एग सेल है, ये ओवरीज जो है अल्टरनेटली ईच मंथ अराउंड 28 to 30 डेज यहां से एग को रिलीज करती है यहां पे ओविडक्ट में। जो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, वो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो होती है ओविडक्ट में, यहां पे ना ओवरी में होती है ना यूटेरस में होती है। कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? वो होती है कहां पे बेटा? ओविडक्ट में। अब स्पर्म सेल्स जो है यहां पे से तैर तैर करके स्विम करते हुए यूट्रस के वॉल से लग के यहां से फास्ट स्विम करके इधर इधर बढ़ जाएंगे। ओविडक्ट तक जो सबसे पहले पहुंचेगा उस एक सेल के पास, वो अकेला एक सिंगल स्पर्म एक को फर्टिलाइज करेगा। 400 मिलियन स्पर्म में से अकेले एक को चुना जाता है। वो 3 इडियट की शुरुआत में नहीं देखा है? साला पैदा होते ही 400 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। लाइफ में रेस की शुरुआत तो हमारे पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी, है ना? अभी भी रेस में लगे हुए, स्कोर्स की रेस में, मार्क्स की रेस में, है ना, पैसा कमाने की रेस में, जिंदगी भर की रेस में। रेस तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्पर्म से स्टार्ट हो गई थी। देखा ही नहीं 3 इडियट सबने? तो 400 मिलियन स्पर्म से पहले तो रेस लगी हुई थी, जहां से कोई एक स्पर्म को ही एक जो है वो सिलेक्ट करेगी। एक सेल मान ले 2 स्पर्म भी एक साथ आ गए एक की तरफ, तो एक को ही अलाउ करेगी, एक को मार देगी बाहर, ठीक है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, उसमें अटक जाते हैं। कुछ को स्पेसिफिक एंजाइम डाल करके वहीं पे मार दिया जाता है। बस एक स्पर्म सेल, सिंगल सेल एक सेल में जाएगा, एंटर करेगा और उस एग को फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने का मतलब होता है अब वो मिलकर के एक सिंगल सेल प्रोड्यूस करेंगे, जो आगे सेल डिवीजन प्रोसेस को करते हुए माइटोटिकली डिवाइड होकर के पूरी आगे की फिटर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। फिर जाइगोट फॉर्मेशन होना, एम्ब्रियो सैक बनना, वो सारी चीजें हैं। अब इस वाले डायग्राम में कुछ चीजें आपको पहले नोट करनी है, फिर जर्नी की बात तो चलती रहेगी धीरे धीरे। यहां पे यूटेरस की जो वॉल है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है भाई। अब ये इंटरेस्टिंग चीज क्यों है? क्योंकि जो बच्चा ही बोलेंगे अब, पैदा होने वाला है आगे चल करके, उसकी पूरी की पूरी 9 महीने की डेवलपमेंट ही यहां पे होती है। अब अगर इसको सही से इंडिकेट करके दिखाए तो हमारे लोअर एब्डोमिनन में, कहां पे? लोअर एब्डोमेन में ये हिस्सा प्रोजेक्शन आ जाता है ना, पेट बड़ा हो जाता है। देखा ही होगा सभी ने, ऐसा नहीं है कि किसी ने पता, किसी न किसी के घर में तो प्रेग्नेंट वुमन कभी ना कभी किसी ने देखी होगी। बड़े भाई बहन की, चाचा चाची, काका की, कोई ना कोई तो होगा यार, या किसी और की देख ली होगी। देखी तो होगी ना। प्रेग्नेंट वुमन का पेट ऐसे बाहर प्रोजेक्शन आ जाता है बड़ा सा, जैसे धीरे धीरे बच्चा ग्रो होता है प्रोजेक्शन बड़ा होता जाता है, राइट, एक सर्टेन लेवल तक।
अपनी बॉडी खुद उसको उस तरीके से रिएक्ट करती है, अडेप्ट करती है कि वो वहाँ पे जो टिश्यूज़ है एक्सपांड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ग्रो होते हैं, बढ़ता है। नेचुरल प्रोसेस है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ना लड़कियों को इसमें डरना है ना लड़कों को डरना है, कोई बुरी बात नहीं है। इट्स ऑल नेचुरल प्रोसेस एंड इट हैज़ टू बी डन इन द सेम वे जैसे नेचुरली होता है। अब होता कैसे है सर, और होता क्या है? जब एक फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होने के बाद अब एग रिलीज होने की प्रक्रिया हम बाद में डिस्कस करेंगे, विच इज अ टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। यू मान के चल लो कि हर एक फीमेल हर महीने को अल्टरनेट ओवरी से जो है एग सेल रिलीज करती है, इस आशा में कि वहां पे कोई स्पर्म उसको फर्टिलाइज करने के लिए आ जाए, लेकिन आता नहीं है। और क्योंकि वहां पे स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज नहीं करता है, तो वो एग को वैसे ही वैनिश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स आते हैं। अब सब ये सब पूरा प्रोसेस साइक्लिक है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। और क्यों बोलते हैं उसकी प्रक्रिया हम समझेंगे, ओके, विल स्टडी अबाउट दिस लेटर ऑन। तो यहां पे जो एग सेल आता है जिसको स्पर्म मान ले फर्टिलाइज कर लिया, तो अब वो फर्टिलाइज एग जाइगोट फॉर्म करेगा और यहां पे यूटेरस में आएगा। यूटेरस में आने के बाद, क्योंकि तब वहां पे यूटेरस की लाइनिंग थिक हो रखी होती है, वहां पे बहुत सारा ब्लड आके अक्यूमुलेट हो रहा होता है। क्यों ऐसे होता है? द प्लेस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसको? अब प्लेसेंटा ही वो जगह है बेटा जहां पे जो है आपका एम्ब्रियो सैक अटैच होगा, जिसकी मदद से उस पर्टिकुलर फिटल डेवलपमेंट के लिए सभी की सभी न्यूट्रिशंस को वहाँ तक ले जाया जाता है, उस ब्लड की मार्फत से, उस ब्लड की माध्यम से, उस कनेक्शन के माध्यम से जहाँ पे प्लेसेंटा पे वो जुड़ता है। सो दैट प्लेस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसको? अब वहाँ से यूट्रस की वॉल्स काफ़ी थिक होती है, वहाँ पे लाइनिंग्स एडिशनल की जाती है, थिक हो जाती है, ताकि उसको वहाँ पे उतनी रिजिडिटी दी जा सके और वहाँ पे जो है डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके। तो इसलिए फीमेल बॉडी अपने आप 15th डे को ये चीज़ करती है, ठीक है, पीरियोडिक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे को, और 14th डे को जो है एग वहाँ पे रिलीज होता है। एक से लेकर के 30 दिन के 28-30 दिन के साइकिल में रोज क्या क्या चेंजेस आते हैं ये अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मान ले फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे एग आ गया, प्लेसेंटा पे लग गया, वहाँ पे फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। तो फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है जो फीटस जो अभी बन रहा है उसको बेबी नहीं बोलते हैं, ओके। आजकल तो बेबी के अलग ही तौर तरीके बन रुके, बेबी सोना जादू टोना पता नहीं क्या, तो वो बात अपनी और है ना। मैं उस बेबी की बात कर रहा हूँ जो बेबी सच में होता है। तो बेबी नहीं बोलते वहाँ पे, जब उसको पेट में डेवलपमेंट हो रही होती है उसको फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तब बेबी नहीं, बच्चा पैदा होने के बाद ही उसको बेबी बोलते, तब तक नहीं, तब तक वो फीटस है हमारे बायोलॉजी के हिसाब से। तो क्या है? फीटस। और जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है उसको अपन फीटल डेवलपमेंट बोलेंगे। FOETUS इसका स्पेलिंग होता है, ठीक है, फीटस। हाँ, नोट कर लो। तो फीटस की आगे की जो जर्नी है वो करीब 9 महीने के लिए चलती है। कितने टाइम के लिए? अब भाई इतना उतना समय नहीं है, 9 मंथ इज अ बिग ड्यूरेशन। इतना कम समय है क्या? बिल्कुल नहीं। एक मदर को, एक वुमेन को अपने लोअर एब्डोमेन में या पेट में जो है बच्चे को करीब 9 महीने के लिए पालना पड़ता है। एवरीवन नोज दिस बेटर, फिल्मों ने आपको ये बहुत कुछ सिखा दिया है ना। तो वहाँ पे जो बच्चे की पूरी डेवलपमेंट होती है उसको कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सेल डेवलपमेंट को हेल्प करना, सभी रिक्वायरमेंट चीज़ें जो है उस डेवलपमेंट पे जो लगती है वो फीमेल बॉडी से ही प्रोवाइड होती है, मदर के बॉडी से ही प्रोवाइड होती है, राइट। इसीलिए उस समय जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत अच्छा खाने के लिए देते हैं, खिलाया पिलाया जाता है, उसकी बहुत टेक केयर की जाती है। ज़रूरी भी है नहीं, क्योंकि जितना आप अच्छा न्यूट्रिशन दोगे उतना आगे उस बेबी को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि वो मिल तो उसको मदर के ही बॉडी से रहा है ना।
जितना मदर के बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा जाए तो वहाँ से आगे उस बेबी को भी मिलेगा। तो इसी कारण से उनकी उस तरीके से देख रेख की जाती है, ध्यान रखा जाता है, और आगे वो न्यूट्रिशन ले करके वो जो है फीटस पूरी तरीके से डेवलप होता है 9 महीने के बाद। जिसके बाद की जो प्रक्रिया होती है यानी कि बच्चे का बर्थ लेना, इस कॉल्ड एज पार्चुरेशन। बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन प्रोसेस के बाद होती है। अब ये पूरी प्रोसेस तो ठीक है, ऊपर ऊपर में सुनने में बड़ी इजी साउंड करती है, असल में इतनी इजी होती नहीं। असल में तो यार इसके अंदर फिर कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आ सकती है, कभी कभी इजीली भी हो सकता है, लेकिन अंदर में जो डेवलपमेंट चल रही है वो हर 1 मिनट हर 1 सेकंड सेल डिवीज़न चालू रहती है। और सेल्स जो है 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 32, 64, 128, 512 चल रही है, 256, 512, 1024, 2048, इस तरीके से डिवाइड होना चलती रहती है। और ये जो डिवीजन हो रही है मियोसिस हो रही है कि माइटोसिस हो रही है? माइटोसिस हो रही है, सभी बेहतरीन जानते हैं, क्योंकि मियोसिस तो सर हैप्लॉइड सेल, जर्म सेल जो एक सेल और स्पर्म सेल वो बनाने के लिए किया जाता है, और माइटोसिस ऐसी सारी सेल्स को बनाने के लिए, डिप्लॉइड सेल्स। तो माइटोटिक डिवीजन चलती रहती है। अब गैमेट फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं टॉपिक के हिसाब से। ऐसे तो जब कोई लड़की जन्म लेती है, जब कोई बेबी गर्ल पैदा होती है, तो पैदा होते ही वो अपने साथ बहुत सारे ओसाइट्स यानी कि एग सेल्स को लेकर के आती है, जो कि इमैच्योर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एडल्ट होने के बाद आपके अंदर एग सेल बनना स्टार्ट होती है, पैदा होती है वो लेके आते हैं। करीब करीब आप देखोगे आपकी बुक में डेटा दे रखा है 2 से लेकर के 4 मिलियन, 2 से लेकर के 4 मिलियन करीब इमैच्योर ओसाइट्स जो होते हैं ये फीमेल के ओवरी में पैदा होते ही, एक फिटस जो होता है पैदा होते ही उसके साथ आते हैं। तो बहुत सारे हैं नहीं? तो सोचो यार एक सेल कितनी ही छोटी होती होगी कि 4 मिलियन इतने में बैठ जा रही है, तो बहुत छोटी है ओवरी साइज में। ऐसे इन साइज कितनी बड़ी होती होगी ओवरी, बताओ क्या लगता है आपको? ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे मैंने मतलब बच्चे ने पूनम ने बनाई है, और पूनम के लिए क्लैप एक बार यार, अच्छी बनाई। तो जो यहाँ पे ओवरी आपको दिख रही है ये ऐसे तो बोर्ड पे इतनी बड़ी नज़र आ रही है, असल लाइफ में कितनी होती होगी ओवरी, ये बताओ क्या लगता है आपको? कोई अंदाज़ा आपका, या किसी को पता है फिक्स कितनी बड़ी होती होगी? सर इतनी बड़ी होती होगी ओवरी, इतनी होती होगी, सर इतनी सी होती होगी, कितनी होती होगी, क्या लगता है आपको? कोई दिखा सकता है अपने हाथ से ऐसे, सर इतनी इतनी इतनी? हाँ मतलब सही में सवाल है ना, सवाल तो सवाल है, होना चाहिए। आपको नहीं पढ़ा या आपको पता है? आपको भी सवाल पढ़ा होगा ना यार, ये ओवरी होती कितनी बड़ी है ना? इसके अंदर ऐसे 4 मिलियन एक सेल बैठ जाती है, ऐसे कितनी ओवरी होगी? व्हाट इज द साइज ऑफ ओवरी? कितनी होती होगी? यस? अबे तेरा मुंह है इतना बड़ा इतनी बड़ी होती है। छोटी सी होती है, इतनी इतनी सी। ठीक है, करीब करीब आप मान लो 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। हाँ, इतने छोटे से ओवरी में जो है इतने सारे एग सेल्स को बनाया जाता है। हाँ पूछना, ओवरी में बच्चा नहीं बनता बेटा, ओविडक्ट में भी नहीं बनता बेटा, यूटेरस में बनता है। यूटेरस तो बड़ा होता है ना, मतलब इन कंपेयर टू ओवरीज और इसीलिए तो इतना बड़ा पेट फूल जाता है ना, बच्चे को पैदा होने के लिए रूम चाहिए ना। हाँ तो यस वो एक्सपांड होती है, मसल्स बाकी जो है इजीली इलास्टिकली एक्सपांड हो जाती है यहाँ से। हाँ नहीं सुनाई दिया, वापस पूछ, जोर से बोल। हाँ यस, कहाँ पे देखा है? टीवी सीरियल बड़े देखते हो आप। ये सब मान्यताएं हैं
और छोटे छोटे रीज़न है इनके, ऐसा नहीं है कि कुछ रीज़न बिल्कुल है ही नहीं है, कि कुछ हार्मोन्स ऐसे राइज होते हैं जो नहीं होने चाहिए, कुछ केमिकल्स ऐसे बैलेंस हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, तो उस कारण से बोला जाता है, बाकी कुछ है नहीं। ऐसे खाना है तो खा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यस, लेकिन हम हार्मोन्स की स्पाइक्स को क्यों मैनिपुलेट करें ना। यस, और कुछ पूछना है किसी को? यस शिवो, बोलना। अच्छा ठीक है, हाँ बोल। वुमन रहेगी, हाँ हाँ, यस यस, या तो आपका बच्चा रहेगा या तो माँ रहेगी। सीरियल्स बहुत देखते हो नहीं आप? ऐसा सच में होता है, ठीक है, ये झूठ नहीं है, ऐसा सच में होता है। ऐसा कब होता है? क्या सब सर सबके साथ सर ऐसा होता है? कोई भी वुमन जो प्रेग्नेंट हो जाएगी वो ऐसा होगा उसके साथ? नहीं, ये स्पेसिफिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, उस पेशेंट की हालत पे, उस बच्चे की हालत पे। अगर ऐसी कंडीशन हो कि अगर बच्चे को सेफली पैदा करना है तो वुमन को जो है सर्जिकल सी सेक्शन वगैरह बोला जाता है, आपको पता होगा, सर्जरी करके ही उसको बाहर निकालना पड़ने की ज़रूरत हो, और जिसके बाद वुमन के जीने के चांसेस कम हो, तो डॉक्टर तब बोलते हैं, ठीक है। ऐसा तो नॉर्मली जो है अगर बच्चे डिलीवर होते हैं थ्रू द वजाइनल ओपनिंग इटसेल्फ, तो फिर खतरा इतना नहीं होता है। और इसी के लिए लड़कियों में जो पेल्विक गर्डल है, वहाँ पे पेल्विक बोन के बीच में एक जॉइंट होता है, ठीक है, जो कि एक ऑप्ट्यूस एंगल पे लगा होता है, वहाँ के बीच का कार्टिलेज ब्रेक हो जाता है, ओके। तो आपके, ठीक है, मैं कृपया शायद साउंड करूँगा, तो आपके दोनों टांगों के जो फैलने का जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये कब होता है? ये ऐसे नहीं होता, ये होता है पार्चुरेशन के समय, ठीक है, जब बच्चे पैदा होते तब। तो वुमेन्स को भले ही लगता हो यार मैं इतनी दुबली हूँ, पतली हूँ, होता है सबके दिमाग में, है ना, मैं आई एम दैट स्मॉल, हाउ आई कैन डिलीवर दिस बिग बेबी, ओके, हैविंग दिस बिग स्टमक ऑन मी। सो ऐसा कुछ नहीं होता, इट कैन स्टिल बी डिलीवर्ड विद द नॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि आपकी बॉडी उस सब चीज़ की प्लानिंग पहले ही कर चुकी है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। योर बॉडी इटसेल्फ इज़ वेरी क्लेवर एंड वेरी वेल मैन्युफैक्चर्ड। भगवान ने बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हर चीज़ को, ठीक है, और वो उस तरीके से काम करती है। तो फिर जो है वो पेल्विक गर्डल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और इजीली पैसेज क्रिएट हो जाता है बच्चे के बाहर आने का। ऑलराइट, यस। हाँ, बॉलीवुड में उसको एक साथ 3 हुए थे, होता है, क्यों होता है ऐसे? ट्विंस आना, ये भी टॉपिक है हमारी किताब। देखो आपके जितने भी डाउट आ रहे हैं ना अभी, वो सबके लिए किताब में टॉपिक है, जो भी पढ़ने वाले हम लगातार आगे। तो ट्विंस या जो है ट्रिपलिंग्स आते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। वो क्या होता है बेटा? तो उसमें एक साथ 2 एग अगर फर्टिलाइज हो गए तो उसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। 2 एग अलग से फर्टिलाइज होंगे, 2 जाइगोट अलग बनेंगे, एक ही पेट में 2 एम्ब्रियो बनेंगे और दोनों बेबी अलग से डेवलप होंगे। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस इज वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल पैदा हो सकते हैं, ठीक है। सीजर करके जो है उसको सी सेक्शन से या फिर जो है सर्जरी की मदद से भी पैदा किया जा सकता है, बच्चे नॉर्मल निकलते, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो तो प्रॉब्लम होती है। तब ऐसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वो एक ही जाइगोट के कारण एक ही एम्ब्रियो में बनते हैं, 2 अलग एम्ब्रियो में नहीं, तो उनके पार्ट्स जुड़े हुए आते हैं, ठीक है। तो उनके हाथ कॉमन रहेगा, उनका हार्ट कॉमन रहेगा, कहीं की कसर कॉमन, पता नहीं क्या, ये रैंडम प्रोसेस है, कुछ भी कॉमन आ सकता है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो बेटा अच्छा नहीं है, ठीक है, भगवान ने उसकी कदर कर लिया, लेकिन ठीक है, अच्छा नहीं होता। डाइजाइगोटिक ट्विंस है तो कोई बात नहीं यार, जैसे नॉर्मल बच्चे आते हैं, आप यूँ समझ लो भगवान ने आपको 2 लड्डू एक साथ दे दिए, ठीक है। आपका काम बचा लिए अलग, और 2-3 साल बाद काम करने की जरूरत नहीं, एक बारी में आपको 2 दे दिए। कुछ समझना है कुछ समझ लो, लेकिन आपका जो है बेसिकली नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। डाइजाइगोटिक ट्विंस में प्रॉब्लम नहीं आता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में प्रॉब्लम आता है। वो डिपेंड करता है कितने एक फर्टिलाइज हो रहे हैं। ऐसे तो नॉर्मली एक ही आता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे भी गलती हो सकती है। मान ले 2 एग आ गए, दोनों एग फर्टिलाइज हो गए, 2 बेबी बनेंगे एक साथ, 3 भी बन सकते हैं, उसी से 3 एग एक साथ फर्टिलाइज 3 बन जाएंगे। ये भी ध्यान में रखो, ये फीमेल्स को पता भी होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर जो
मिल्क का प्रोडक्शन है, ठीक है, विच इज डन विद द हेल्प ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स आपके ब्रेस्ट में होते हैं, ठीक है, और वो मेमरी ग्लैंड्स जो है वो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। बैठ जा, मैं बताता हूँ। अब ये मेमरी ग्लैंड्स में जो मिल्क प्रोडक्शन है ये बेबी पैदा होने से पहले कभी नहीं आता, तो जिसको वह में गलत फहमी है भूल जाओ ठीक है, पहले मिल्क नहीं आता, ओके, कभी नहीं आता। मिल्क कब आता है बेटा? जब बच्चा पैदा होता है तभी आता है। कुछ कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट होने से पहले भी जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है बेटा आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस की वजह से। अगर आपके सर्टेन लेवल पे हार्मोन जो है वो स्ट्राइक कर जाते हैं तो आपके बॉडी में वैसी वैसी चीज़ें होना स्टार्ट होती है। मैंने आपको कल बताया था ना, है ना, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं मेल फीमेल में, वही सब खेल है। कुछ कुछ केसेस ऐसी है, गूगल जाके कर लेना, ठीक है। अब आपको हंसी तो बड़ी आएगी, मेल्स ने भी मिल्क प्रोड्यूस किया है। शी लग रहा है, सच्चा है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये भी हो वो कैसे हंस रही है देख अरे गूगल कर लेना जाके, ठीक है। जो मिल्क प्रोडक्शन है ये बेटा, जैसे वुमेन्स के अंदर जब ब्रेस्ट मिल्क है, ये जब बेबी आपके वोम में ग्रो होना स्टार्ट होता है तभी इनिशिएट हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। तो अपनी बॉडी इसको तभी इनिशिएट करती है क्योंकि तभी आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है और बाकी हार्मोन्स जो है वो उस पिक पे होते हैं, उस लेवल पे होते हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का पूरा खेल केमिकल कोऑर्डिनेशन से चलता है। कैसे चलता है बताओ? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो पूरे बॉडी में हमारे जो भी इफेक्ट्स होते हैं, जो भी हमारी बॉडी जिस तरीके से भी काम करती है, वो सब की सब केमिकल्स का खेल है। अलग अलग केमिकल्स अलग अलग लेवल पे कैसे चलती है उसके हिसाब से सब बॉडी हमारी बिहेव कर रही होती है, ठीक है। तो इट हैपन्स at that point only when you are pregnant and you are about to give delivery to a baby। और उस समय में फिर जो है आपके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, प्रोड्यूस हो रखा होता है, देन ओनली यू कैन ब्रेस्ट फेड। और उसके बाद ये स्टॉप भी हो जाता है वापस, ठीक है। ये हमेशा भी नहीं रहता, उम्र भर भी नहीं रहता, ठीक है। सो इट गोज विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली। हाँ क्या ये अभी हमें जो है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पढ़नी है, जिसके अंदर अभी देखो ये सभी तरीके हैं आपके पीरियड्स को कंट्रोल करने के, चाहे कॉपर टी हो, ओके, या ये जो है हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में पढ़ते हैं।